हेलो बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से आप सबका स्वागत है। आइए एसबी एलिट स्कूल, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विकास कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो एसबी एलिट स्कूल है, इसके तरफ से जो ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है, इसमें आपका स्वागत। हम लोग आज फिर से क्लास 10 के केमिस्ट्री, यानी कि क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है उसके चैप्टर 1 को स्टडी कर रहे हैं। इसके आगे जो हम लोग कल तक पढ़े थे, इसके आगे आ जाइए। आज ये हमारा चौथा क्लास होगा, यानी कि पार्ट 4 है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कहते हैं, उसका ये चौथा भाग है, यानी कि हम लोग आज चौथे दिन हैं। तो आइए फिर से हम लोग कल से आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका टॉपिक क्या क्या होगा, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इसमें केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, ये हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे। आज हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से हम उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, यानी कि वैसा इक्वेशन जो किसी भी रिएक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता है। द केमिकल इक्वेशन विच प्रोवाइड्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन इज़ नोन एज मोर इन्फॉर्मेटिव रिएक्शन, और बोल सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन गिविंग रिएक्शन। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए आप देखिए 3 तरीका है। देयर आर 3 वेज। द फर्स्ट वन इज़ बाय फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, हम लोग आगे बात करेंगे। बाय चेंज इन एनर्जी। एंड नेक्स्ट वन इज़ बाय इंडिकेटिंग कंडीशन ऑफ रिएक्शन। ये 3 तरीका है। इस 3 तरीके के मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या देखेंगे हम आज, और एक कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स का भी स्टडी करेंगे। तो चलिए आते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। आप देखिए, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है क्लास 10 का केमिस्ट्री, और हम लोग चैप्टर 1 यानी कि केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस जो है उसका आज हम लोग पार्ट 4 यानी कि चौथा दिन स्टडी करने वाले हैं। टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी इक्वेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सके, वैसा इक्वेशन जो हमें बहुत अधिक जानकारी देता है। यानी कि इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स का स्टेट क्या है, वहाँ पे कोई फिजिकल चेंज तो नहीं हो रहा है, उसका फिजिकल स्टेट चेंजिंग तो नहीं हो रहा है, या हो सकता है कि उस रिएक्शन में क्या कहीं पे एनर्जी चेंजिंग तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा उस रिएक्शन को कराने में कितने सारे कंडीशंस की आवश्यकता है, वो सारे कंडीशन को जो प्रोवाइड करता है, हम उसी को बोलते हैं मोर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन। तो इट कैन बी डन, आप यहाँ पे देखिए, इट कैन बी डन इन द 3 वेज, यानी कि 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो कौन से 3 तरीके हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा 3 तरीका है। द फर्स्ट वन इज़ बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आप फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करिए। कैसे करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। सेकंड क्या है, तो देखिए बाय शोइंग, हम लोग शो करते हैं, किसको शो करते हैं, हीट चेंज, यानी कि केमिकल रिएक्शन में कहीं हीट चेंज तो नहीं हो रहा है, क्या हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है या हीट को रिलीज़ किया जा रहा है, ये हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा क्या बात कर सकते हैं, बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस, यानी वैसे कंडीशन दिखाएंगे अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि जो रिएक्शन को कराने के लिए वैसे कौन कौन से कंडीशन है, अगर उसको भी आप दिखाते हैं इक्वेशन में, तो वो वेरी मोर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके, यानी कि तीनों जो तरीका है, 3 तरीका एक एक करके, ये सारे तरीके के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखते हैं। देखिए द फर्स्ट वन इज़ व्हाट, द फर्स्ट वन इज़ बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज, अगर कोई सॉलिड स्टेट है, यानी कि कोई सॉलिड में है,
तो सॉलिड स्टेट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस मतलब सॉलिड स्टेट। अगर कोई लिक्विड स्टेट में है तो आप लिक्विड स्टेट को किससे रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो एल से। अगर कोई एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन मीन्स व्हाट, सोल्यूशन इन वाटर, यानी कि जो हम लोग वैसा कोई भी चीज़ सोल्यूशन जो वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक क्यू लिखेंगे। अगर कोई गैसियस स्टेट है, यानी कि वैसा रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो गैसियस स्टेट में है, उसके लिए हम लोग जी का इस्तेमाल करेंगे, जी मतलब गैस। इसके अलावा आप एरो, यानी कि एरो जो है अपवर्ड एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स गैसियस स्टेट। नेक्स्ट वन इज प्रेसिपिटेट। ये हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट। अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, यानी कि जो कंटेनर की जिसमें रिएक्शन कराया जा रहा है उस कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन होता है सॉलिड के फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट एक सॉलिड होता है तो उसको आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे, या ब्रैकेट में आप पीपीटी भी लिख सकते हैं। पीपीटी इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। इसके अलावा आप उसको डाउनवर्ड एरो से भी दिखा सकते हैं। ये डाउनवर्ड एरो ये बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, यानी कि उसका जो प्रोडक्ट है वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है। चलिए एग्जांपल से हम लोग इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, ये बहुत ही जाना माना एग्जांपल है, ये हम लोग इस चैप्टर में बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं कि Zn यानी कि जिंक जब यहाँ पे जो देखिए जिंक जब है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और इसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो आपको दिख रहा है जिंक क्या होता है, जिंक ग्रेन्यूल्स के रूप में रहता है, यानी कि जिंक प्लेट के रूप में भी हो सकता है या दाने के रूप में हो सकता है, दैट इज़ सॉलिड। यानी कि जिंक क्या है तो सॉलिड। तो ब्रैकेट में जिंक के बगल में क्या लिख दिए हैं, एस। H2SO4 क्या है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि जब H2SO4 जो बिल्कुल ही प्योर है उसको आप वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं, यानी कि वाटर में जब उसको आप मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, वो एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये एक्वस सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट तो उसी सोल्यूशन में रहेगा, यानी कि वो भी क्या रहता है तो एक्वस रहता है। उसके साथ में क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस निकला, यानी कि जी का फॉर्मेशन हो रहा है। जी मतलब कि गैस, यानी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग किस किस चीज़ का इस्तेमाल किए हैं, तो सारे फिजिकल स्टेट का इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसे एस मतलब सॉलिड यहाँ पे दिख रहा है, एक्यू मतलब कि एक्वस दिख रहा है, एक्वस वाटर में सोल्यूशन है, यहाँ भी देखिए वाटर सोल्यूशन, यहाँ जी मतलब कि गैस हो गया। आगे देखते हैं। एक और यहाँ पे एग्जांपल है, हम लोग ये भी बात किए थे, इसके बारे में भी बात किए थे कि अगर एक जो लाइम वाटर होता है, देखिए यहाँ पे लाइम वाटर का हम लोग सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं। सेलेक्ट लाइम मतलब कि बुझा हुआ चूना, जिसमें जिस चूने में पानी को मिलाते हैं उसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये जो सेलेक्ट लाइम है इसका फार्मूला होता है CaOH का होल 2 और इसका नाम क्या है, केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। आप इसको किससे रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये वाइट प्रेसिपिटेट क्या है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन होता है वही है वाइट प्रेसिपिटेट, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसके साथ में और क्या बनता है, तो इसके साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। आगे आ जाइए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फिजिकल स्टेट किस प्रकार से दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो लाइम वाटर है ये वाटर में सोल्यूशन है तो एक्वस लिखेंगे। CO2 गैस है तो जी लिख दिए। CaCO3 एक प्रेसिपिटेट है, यहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेट है इसीलिए हम लोग ब्रैकेट में एस लिख दिए हैं। एस का मतलब प्रेसिपिटेट सॉलिड, और H2O क्या है तो लिक्विड है, यानी कि जो वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए यहाँ पे H2O को हम लोग लिक्विड दिखाए हैं। अब आगे आ जाइए, क्या है टू इंडिकेट हीट चेंज, सेकेंड तरीका जिससे हम लोग इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हीट चेंज को आप इंडिकेट कराइए ना, यानी कि जो इक्वेशन में हीट चेंज जो हो रहा है आप उसको क्या कीजिए, इक्वेशन में दिखा दीजिए। तो जब हीट चेंज दो तरीक़ा से हो सकता है, यानी कि एक तो हो सकता है कि हीट रिलीज हो रहा है, दूसरा हो सकता है कि हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। जब हीट को रिलीज़ किया जाएगा, यानी कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग पहली बात करेंगे किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बात करेंगे, जिसमें हीट क्या होता है तो रिलीज होता है। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप सब देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम
क्या करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन ध्यान से देखेंगे, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे है बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर, यानी कि एयर में जब कार्बन को बर्न कराते हैं तो कार्बन का सिंबल सी होता है। ये कार्बन किस रूप में रहेगा तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और ये एयर में बर्न कराइएगा तो बर्न करने के लिए क्या था, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो जब बर्न होगा तो क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। ये CO2 गैस होगा और साथ साथ में क्या निकलेगा, तो हीट निकलेगा। जब हीट निकलता है दैट इज कॉल्ड एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे देखिए एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, प्लस हीट या प्लस एनर्जी, या आप लिख सकते हैं एक चीज़ और, प्लस हीट एनर्जी, यानी कि इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं प्लस हीट एनर्जी। यानी कि आप प्लस हीट लिखिएगा तो भी ठीक है, प्लस एनर्जी लिखिएगा तो भी ठीक है, और प्लस हीट एनर्जी लिखिएगा तो भी ठीक है। ये रिटेन किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है किधर, तो प्रोडक्ट साइड में लिखा जाता है। यानी कि हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है उसी प्रकार से यहाँ भी हीट बन रहा है, यानी प्रोडक्ट साइड में इसको लिखेंगे क्योंकि हीट को रिलीज किया जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में प्लस हीट किधर लिखा जाएगा, तो प्रोडक्ट के साइड में प्लस हीट को लिखा जाएगा, यह बात याद रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि जब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को जलाते हैं तो नेचुरल गैस क्या, देखिए इसका मेन कंपोनेंट क्या है, तो मेन कंपोनेंट मीथेन गैस होता है। मीथेन गैस का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए CH4 इज ए गैस, इसीलिए उसको ब्रैकेट में G लिखे हैं। इसको बर्न कराएंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराएंगे, यानी O2 हो गया। ऑक्सीजन O2 क्या है, ऑक्सीजन यानी गैस हो गया। जब बर्न करेगा तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा और H2O लिक्विड बनेगा। ये हो गया H2O। इसके साथ साथ क्या निकल रहा है, तो हीट निकल रहा है। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, तो एक बार फिर से आप समझिए कि बैलेंस कैसे करना है। आप ध्यान से देखेंगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हो गया CH4 प्लस में O2, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो क्या क्या बनाया है, एरो का साइन दीजिए, तो CO2 बना दिया और इसके साथ में क्या बना दिया, H2O बना दिया। कितनी सारी चीज़ें बनी हुई है। अब हमको क्या करना है, तो बैलेंस करना है। देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 4, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4 हो गया, बिल्कुल आसानी से 4 हो गया। अब कार्बन देखिए यहाँ पे कितना है, 1 कार्बन है, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1, तो कोई दिक्कत नहीं है कार्बन में। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। जब आप इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो गया, 4। लेकिन इस जगह पे आप देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 हो गया। यानी कि CH4 + 2O2, यहाँ पे देखिए CH4 + 2O2, तो क्या क्या दे रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या मिल रहा है इसे। यहाँ पे CO2 मिल रहा है, ये देखिए CO2 मिल रहा है, इसके अलावा 2H2O, तो यहाँ पे देखिए 2H2O भी मिल रहा है, और प्लस में क्या निकल रहा है, तो हीट निकल रहा है। यानी कि यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन है, दैट इज़ एन एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। चलिए एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल था। बैलेंस कैसे करना है ये हम लोग और आगे सीखेंगे। यहाँ पे कुछ और बातें हैं तो जो ध्यान देने वाली, यानी कि ऑल कंबसन रिएक्शंस आर एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी कंबसन रिएक्शन हैं सब के सब क्या होते हैं, तो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। यानी कि जलने वाली अभिक्रियाएं जिसमें हीट निकलता हो सब का सब एक्ज़ोथर्मिक होगा। हमारे बॉडी में कंबसन होता है, किसका कंबसन होता है, तो फूड का। इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। जब हम लोग कोई भोजन खाते हैं, या फिर चावल खाते हैं, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, या रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, कुछ भी, या मिल्क लेते हैं, फल फ्रूट्स जो भी है, ये सब में जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत ही कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। ध्यान से समझिए, कंपाउंड बहुत ही कम्प्लेक्स होता है। ये बॉडी डायरेक्टली इस कम्प्लेक्स कंपाउंड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए क्या किया जाता है, तो डाइजेशन करते हैं। क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्यों होता है, जो कम्प्लेक्स कंपाउंड था, यानी कि कम्प्लेक्स कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करता है वो, तो वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारा बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। यानी कि कम्प्लेक्स कंपाउंड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल कंपाउंड में, और ये सिंपल कंपाउंड बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और ये सेल में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो सेल में प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो लिविंग सेल होते हैं, लिविंग सेल में क्या प्रेजेंट रहेगा, तो हमारा फूड वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो ये फूड ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। यानी कि हमारे बॉडी में
ग्लूकोज के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेगा। और जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो जब सांस लीजिएगा तो वहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, और ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज के साथ में कौन रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन। और रिएक्शन करके क्या बना देगा? CO2 और H2O, और साथ में क्या निकलता है? एनर्जी। अब इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो उसके नीचे देखिए, इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग टू एग्जीक्यूट मेनी बायोलॉजिकल फंक्शंस, यानी हमारे बॉडी में ढेर सारे फंक्शंस होते रहते हैं। ये सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करने के लिए, सारे फंक्शंस को कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखिएगा एक्सोथर्मिक का, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ये मैग्नीशियम हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ये मैग्नीशियम एयर के प्रेजेंस में जलेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम होता है वो रिबन के रूप में प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ सॉलिड। ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे इसीलिए इसके बगल में S लिखा हुआ है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो यहाँ पे G लिखा हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट पाउडर होता है, पाउडर मीन्स क्या? सॉलिड, तो यहाँ पे S लिखा हुआ है। इसको बैलेंस कैसे करना है तो एक बार फिर से समझिए, बैलेंस कैसे करना है। ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला है। अब देखिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे। आप यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम कितना यहाँ दिख रहा है? 1। यहाँ भी कितना दिख रहा है? 1। कोई दिक्कत नहीं है मैग्नीशियम के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का बात कीजिएगा तो कितना है? 1। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना है? 1, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1, यानी कि ये बराबर नहीं है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? बराबर, यानी कि ऑक्सीजन को भी 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 से हम लोग क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी मैग्नीशियम भी 2 हो गया। इसीलिए इसको भी बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ भी 2 लगा देंगे। ये हो गया बैलेंस, यानी कि अब यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहाँ भी मैग्नीशियम कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? 2 है। चलिए, तो इसीलिए यहाँ पे 2 mg, देखिए यहाँ पे 2 mg प्लस O2, तो प्लस O2 गिव्स 2 mg होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2 mg होती है। इस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस को क्या करना है? बैलेंस करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी एब्जॉर्ब करते हैं। ये देखिए, हीट को या लाइट को या इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि ये सब के सब क्या हैं? एनर्जी हैं। एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकता है। यानी कि हम लोग एनर्जी को एब्जॉर्ब कराएंगे तभी जा कर के रिएक्शन होगा, नहीं तो ऐसे रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे एक बात याद रखना है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे प्लस हीट, प्लस एनर्जी या प्लस हीट एनर्जी किधर लिखा जाएगा? रिएक्टेंट साइड में। लेकिन वहाँ पे जो एक्सोथर्मिक था हम लोग प्रोडक्ट साइड में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे किस साइड में लिखना है? तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में लिखना है। अगर आप प्रोडक्ट साइड में लिखना चाहते हैं, रिएक्टेंट साइड में नहीं लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको माइनस हीट एनर्जी लिखना होगा। किधर? प्रोडक्ट साइड में, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब किया गया है, हीट प्रोडक्ट के फॉर्म में बना नहीं है, ये उसको सप्लाई किया गया है। इसका एक एग्जांपल है, देखिएगा नाइट्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है इसलिए G लिखा गया ब्रैकेट में, और इसको हीट दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस हीट, ध्यान से देखेंगे प्लस हीट है, बहुत ही हाई टेम्परेचर यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा होता है। जब हीट सप्लाई करते हैं तो एक नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ध्यान से देखिएगा N और O ये बना है NO। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन है 1। अगर ऑक्सीजन 1 है इसलिए मोनोऑक्साइड बोलते हैं, तो ये हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक रिएक्शन है। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सबके सब क्या होते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडोथर्मिक रिएक्शन में आ जाइए यहाँ पे। इंडोथर्मिक रिएक्शन में एक बात यहाँ पे जो छूट गई थी, क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट, यानी कि जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, जो प्लांट्स से या फिर प्लांट्स से जो हमें वेस्ट प्राप्त होते हैं, उनकी पत्तियाँ, उनके फ्रूट्स हैं, उनके फ्रूट्स के पाइलिंग्स ये जो होते हैं, जो फल के सब्जी के छिलके होते हैं, पीलिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब को कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसको डिकम्पोज करते हैं, यानी कि ये सारे वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है। ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होते हैं? हीट का
रिलीज होता है। इसीलिए याद रखिएगा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन में कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सब के सब एंडोथर्मिक होते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3, ये है CaCO3 एक सॉलिड होता है। इसको अगर आप हीट सप्लाई कीजिएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैसे, तो कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड बनाएगा, इसके साथ में CO2 गैस रिलीज होता है। अब आगे आ जाइए, एक और हम लोग बात किए थे, यानी कि जब हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट डे बात किए थे इस चैप्टर के शुरुआत में, कि एक होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, बेरियम का फार्मूला होता है सिंबल Ba और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। और यहाँ पे बेरियम का वैलेंसी 2 है तो 2 वैलेंसी यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसको रिएक्शन कराना है, किसके साथ रिएक्शन कराना है, तो अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो अमोनियम हो गया, NH4 को अमोनियम बोलते हैं, NH4, और क्लोराइड यानी कि Cl, NH4Cl, ये हो गया अमोनिया। ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो ये दोनों जिस बीकर में लेकर के रिएक्शन कराया जाता है, तो रिएक्शन के बाद बीकर को आप टच कीजिएगा तो बहुत ही कूल फील होगा, यानी कि ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आसपास के हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या क्या फॉर्मेशन होगा, तो देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्शन में, आप देख सकते हैं। ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा और क्या बन रहा है, तो देखिए एक अमोनिया बन रहा है, अमोनिया को हम लोग NH3 बोलते हैं, ये अमोनिया बन गया NH3। और क्या बन रहा है, तो इसके साथ साथ में एक वाटर भी बन रहा है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करने में थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल 2, इसको रिएक्शन कराए थे, किसके साथ रिएक्शन कराए थे, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। तो जब रिएक्शन कराएं तो क्या क्या बना था, तो एक बेरियम क्लोराइड बना था BaCl2 बेरियम क्लोराइड। इसके साथ में क्या बना था, अमोनिया यानी कि NH3 बना था। इसके साथ में क्या बना था, तो इसके साथ में H2O बना था, H2O। चलिए H2O है, मान लीजिए यहाँ पे O दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा और छोटा लिख देते हैं, रुक जाइए यहाँ पे और थोड़ा छोटा कर देते हैं, प्लस में H2O। ये देखिए अब हम लोग को बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बेरियम तो 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा ये Cl यानी क्लोरीन कितना हो गया, 2, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, ये तो सिंगल है ना, तो इसको जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्लोरीन तो बराबर हो गया, यानी कि क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये नाइट्रोजन कितना हो गया, डबल ना, तो नाइट्रोजन को डबल करने के लिए हम भी यहाँ 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये 2 जो है नाइट्रोजन के साथ भी करेगा मल्टीप्लाई, या ये हाइड्रोजन के साथ भी करेगा। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से 4 था, अब 2 और हो गया तो कितना हो गया, 8। और यहाँ पे देखिए कितना है, 2, 8 और 2 10। अब यहाँ पे आइए 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन के साथ, तो 3 दूनी की 6 हो गया। अभी भी 4 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10। लेकिन ये जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड में 3 दूना की 6 ही हो रहा है, अभी भी 4 चाहिए। तो 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। और यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाया हुआ है देखिए, ब्रैकेट के बाहर में 2 लिखा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन के लिए भी है, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यानी कि सारे के सारे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, 1 बाय 1 करके सबको बराबर करना। चलिए आगे और समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, ये सूरज है, सूरज से हमको हीट मिलता है, तब जा कर के फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, तो ये भी एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट की ज़रूरत होती है। और ये हीट कैसे आता है, तो लाइट के फॉर्म में आता है। तो लाइट के फॉर्म में आ रहा है हीट, तो हीट का हम लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। दूसरा है यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।
इज ऑल्सो एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें जो एनर्जी होता है, एनर्जी रिएक्शन को कराने के लिए ज़रूरी होता है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है? तो हीट के फॉर्म में हो सकता है, या लाइट के फॉर्म में हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। यानी तीनों फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को कराने में। इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी का यूटिलाइज़ किया जाता है। चलिए, तीसरा तरीका एक और था कि हम लोग कैसे किसी भी रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो तीसरा तरीका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है उसको। तो अगर हीट दिया जाता है तो आप यहाँ पे डेल्टा का सिंबल देखिए, डेल्टा कैसा होता है? तो ट्रायंगल बना दीजिए, तो यही होता है डेल्टा, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एरो साइन होता है ना उसके ऊपर में क्या लगा दीजिएगा? डेल्टा लगा दीजिए। अगर कोई प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है यहाँ पे, अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट का मतलब है यहाँ पे ये दिखाया गया है, देखिए कैटलिस्ट का डेफिनेशन लिखा गया है नीचे, बताएंगे आएगा। अगर कैटलिस्ट है यानी किसी भी रिएक्शन को कराने वाला, तो उसको आप लिखिए एरो साइन जो होता है उसके ऊपर में या उसके नीचे में आप उसको दिखाइए। इसके अलावा अगर कोई टेम्परेचर दिया जा रहा है, किस टेम्परेचर पे? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है रिएक्शन, या उसको प्रेशर प्रोवाइड किया जा रहा है तभी रिएक्शन होगा, तो इसको भी हम लोग ऊपर या नीचे यानी एरो साइन के ऊपर या नीचे क्या करते हैं? उसको प्रोवाइड करते हैं, लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आ जाइए, एक लिखा हुआ डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ध्यान से देखिएगा। पोटेशियम क्लोरेट यानी कि पोटेशियम का सिंबल के होता है, ये के लिखा हुआ है देखिए, और क्लोरेट यानी कि ClO3 यानी कि Cl मतलब क्लोरीन और ऑक्सीजन कितना है? 3, तो इसको KClO3, ये देखिए KClO3 पोटेशियम क्लोरेट हो गया। अगर ये पोटेशियम क्लोरेट है, यहाँ पे देखिएगा डेल्टा लगा हुआ है ऊपर, एरो के ऊपर में क्या लिखा हुआ है? डेल्टा, यानी कि हीट इसको सप्लाई किया जा रहा है पोटेशियम क्लोरेट को। जैसे ही आप हीट सप्लाई करते हैं, और एक चीज़ और यहाँ पे नीचे है MnO2। Mn स्टैंड्स फॉर व्हाट? Mn का मतलब होता है मैंगनीज़। Mn को क्या बोलते हैं? तो Mn को बोला जाता है मैंगनीज़। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंगनीज़ के साथ O2 है, यानी कि MnO2 है, इसको कैटलिस्ट बोलेंगे, क्योंकि अगर ये MnO2 नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसके प्रेजेंस में कराया जा रहा है। और ऊपर में डेल्टा का मतलब हीट दिया जा रहा है, तो ये टूट जाएगा। ये एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। टूट करके क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड। ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं आप, ये है पोटेशियम क्लोराइड। इसके अलावा कौन सा गैस निकलता है? तो ऑक्सीजन गैस निकलता है। यहाँ पे MnO2 एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, किसके जैसा काम कर रहा है? तो MnO2 जो लिखा हुआ है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए, कैटलिस्ट होता क्या है देखिएगा। कैटलिस्ट का यहाँ पे डिफिनीशन है, द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, यानी कि कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। बट इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये रिएक्शन के बाद में, आफ्टर द रिएक्शन, यानी रिएक्शन जब हो जाएगा इसके बाद ये अनचेंज रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, न ये घटा है न बढ़ा है, इसका यूटिलाइज नहीं किया जाता है। रिएक्शन के बाद में जस का तस वैसा ही रहेगा, अनचेंज रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज भी करा सकता है और डिक्रीज भी करा सकता है, दोनों काम करता है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे ये जो CO है, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, बात किए थे C और O। अगर ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 1, तो मोनोऑक्साइड बोलेंगे, और C मतलब कार्बन, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को किससे रिएक्शन कराया जा रहा था? हाइड्रोजन गैस से। ये दोनों का मिक्सचर है, एक कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं? हेवी कंटेनर में मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लेते हैं, और उसको 300 ATM, यहाँ पे ध्यान से देखिए ATM का मतलब क्या है? ATM का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जिससे पैसा निकालते हैं, जी नहीं, ये ATM का मतलब हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हिंदी में वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इट इज़ ए यूनिट टू रिप्रेजेंट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट है। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसको हीट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे एक बात और लिखी हुई है, गौर से देखिए यहाँ पे ZnO + CrO3, ZnO जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड, और CrO3, CR का मतलब क्रोमियम है और O3 मतलब ऑक्सीजन, इसको क्रोमियम ऑक्साइड बोलेंगे।
क्रोमियम ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे एक मिक्सचर है जिंक ऑक्साइड का और क्रोमियम ऑक्साइड का। इसके प्रेजेंस में ये दोनों मिक्सचर को लिया गया है और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 300 atm है, तब जा कर के एक नया चीज़ बनता है। देखिए इसका नाम है मिथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? मिथेनॉल बोलते हैं। मिथेनॉल का एक नाम और जाना जाता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इट इज़ ए टाइप ऑफ अल्कोहल। ये पीने वाला नहीं है, जहर वाला अल्कोहल है ये। दूसरा एक पीने वाला भी होता है। तो मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, मिथेनॉल बनाने के लिए हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ में जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है, तब जा कर के मिथाइल अल्कोहल बनता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? तभी बताया था, ये जब फोटोसिंथेसिस होता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ये क्लोरोफिल क्या है? तो ग्रीन प्लांट्स के जो लिप्स होते हैं या ग्रीन प्लांट्स का जो स्टेम है या जिसका स्टेम ग्रीन होता है, इसके अलावा जो उसके ट्विग्स होते हैं जो टहनी बोलते हैं, उसमें अगर हरा कलर का ट्विग है तो उसमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करता है? तो सनलाइट को अपनी ओर एब्जॉर्ब करता है। ये दोनों के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे वाटर रिएक्शन करेगा और ग्लूकोज बनाएगा। यही बोलते हैं, यही पौधों का भोजन होता है ग्लूकोज, और साथ साथ में ढेर सारा ऑक्सीजन निकलता है। अब यहाँ पे आ जाइए, एक बात और लिखा हुआ है कि जो सनलाइट यहाँ पे है, देखिए सनलाइट और क्लोरोफिल ये दोनों नेसेसरी कंडीशंस है ताकि आप फोटोसिंथेसिस को करा सकें, नहीं तो रिएक्शन को नहीं करा पाइएगा। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एग्जांपल ही देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक क्लास सिर्फ एग्जांपल्स का होगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स का। ठीक है, आगे समझते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ऑन एडिंग एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, इसका फार्मूला क्या होता है? NaOH। और एक चीज़ लिखा हुआ एक्वा सोल्यूशन है, यानी कि ये एक्वा सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्यू लिख दिए हम लोग। इसको रिएक्शन कराते हैं किससे? फिर एक और एक्वा सोल्यूशन है किसका? कॉपर सल्फेट का, यानी कि कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन यहाँ पे देखिए। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट ये भी एक्वा सोल्यूशन है, तो यहाँ भी लिख दिए हम लोग AQ। तो क्या बनाता है? तो ध्यान से देखिएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज़ प्रेसिपिटेटेड, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड एक प्रेसिपिटेट बनाता है, और प्रेसिपिटेट एक सॉलिड होता है, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? S लिखा हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बात और है कि सोडियम सल्फेट जो है वो रिमेन्स इन सोल्यूशन में ही रहता है। तो ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 है और ये रिएक्शन में रह गया, यानी कि सोल्यूशन में, तो AQ लिख दिए, एक्वा सोल्यूशन हो गया। तो इसको बैलेंस करना है, तो चलिए इसको बैलेंस करने के लिए भी हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको रिएक्शन कराया गया है CuSO4 के साथ में। तो रिएक्शन के बाद क्या बनाया? तो आप यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन के बाद क्या बना है से CuOH का होल 2, ये एक प्रेसिपिटेट है। साथ में एक चीज़ और बनाया है Na2SO4। अब ध्यान से देखिए बैलेंस कैसे करना है, हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं। अगर Na का बात करें तो यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पे सोडियम कितना है? देखिए 2, तो 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बराबर होगा। चलिए सोडियम बराबर हो गया। इसके अलावा आप देखिए OH का होल 2 है, यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो 2 से मल्टीप्लाई किए ना, तो ये OH में भी हो गया, यानी कि OH भी 2 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए SO4 कितना है? तो SO4 1 है, और यहाँ पे देखिए SO4 कितना है? 1 है। SO4 को आप एक चीज़ मान लीजिए, इसको सल्फेट आयन कहा जाता है, तो 1 मान लिए, तो यहाँ भी 1 है SO4, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर यहाँ कितना है? 1, यहाँ भी कॉपर कितना है? 1, तो ये बैलेंस हो गया। सिर्फ यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ा? 2 लगाना पड़ा, 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। चलिए आगे, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ आयरन मेटल। आयरन मेटल का सिंबल होता है Fe। Fe का मतलब होता है आयरन, ध्यान से समझिएगा। Fe का मतलब क्या होता है? आयरन। और इसका Fe इसलिए नाम हो गया क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है फेरम। फेरम मतलब आयरन, यानी कि लैटिन नेम से लिया गया है Fe।
लेकिन अगर हिंदी में देखा जाए तो IRON, तो यहाँ पे तो I आ रहा है लेकिन I इसका सिंबल नहीं है, ये लैटिन वर्ड है Fe यानी कि फेरम से ये लिया गया है। ये तो आयरन का एक प्रॉपर्टी है कि वो एक ऑक्साइड नहीं बनाता, ये एक से ज़्यादा ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1, 2 और यहाँ पे है 3, यानी कि 3 प्रकार के ऑक्साइड के बारे में जानेंगे। तो अगर आयरन का वैलेंसी 2 हो, देखिए यहाँ पे ये Fe है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका भी वैलेंसी 2 और इसका भी वैलेंसी 2, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 कट जाता है, तो 1 1 बच गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग इस प्रकार से ऐसे करते हैं, 9 क्लास में पढ़े थे। तो Fe का मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1 से, तो Fe रह गया। O का मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1 से, तो 1 O ही रह गया। ये हो गया FeO, यानी कि इसका फार्मूला क्या है, ये देखिए FeO फार्मूला है, यानी कि आयरन सेकेंड ऑक्साइड। सेकेंड ब्रैकेट में जो लिखा हुआ मतलब कि आयरन का वैलेंसी कितना लेना है, 2। किस प्रकार से बना यहाँ पे दिखाया गया है। इसका आयरन का वैलेंसी 2 है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन सेकेंड ऑक्साइड बोलते हैं। इसका कॉमन नेम है फेरस ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे कॉमन नेम क्या है, फेरस, यानी कि आयरन का वैलेंसी जब 2 हो तो उसका नाम होगा फेरस ऑक्साइड। चलिए आगे और देखिए, यहाँ पे जब आयरन का वैलेंसी 3 होगा तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये Fe है, यहाँ पे O ऑक्सीजन है। आयरन का वैलेंसी 3 और इसका कितना है, 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से कर सकते हैं। तो Fe में 2 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, Fe2 और O के साथ कितना हो रहा है, 3, तो O3 हो गया, यानी Fe2O3। इसको बोलते हैं हम लोग फेरिक ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे आयरन का वैलेंसी 3 है ना कि 2, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। ये देखिए यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। एक और आता है, आप यहाँ पे देखिए एक और क्या है कि एक ऐसा रहता है कंपाउंड जिसमें आयरन का वैलेंसी 2 भी है और 3 भी है। तो ब्रैकेट में जैसे लिखा हुआ है, ये देखिए ब्रैकेट में अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ये बताता है कि आयरन का वैलेंसी 2 है। अगर ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है ऐसे करके तो समझिए कि आयरन का वैलेंसी कितना है, 3 है। लेकिन अगर कहीं ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि Fe लिख करके, ये देखिए ये Fe लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया और कॉमा दे करके 3 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन का वैलेंसी 2 भी है और आयरन का वैलेंसी 3 भी है। ये मिक्सचर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे समझिए आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ आयरन सेकेंड ऑक्साइड एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये दोनों का मिक्सचर है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो Fe3O4। ध्यान से देखिए Fe3O4 इसका केमिकल फार्मूला। इसका कॉमन नेम क्या है, तो मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड इसका कॉमन नेम है। एक और यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट है, देखिए ध्यान से, ये आयरन के ऑक्साइड इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें यूज होगा जब आप हीटेड आयरन मेटल, यानी कि कोई गर्म आयरन का मेटल है उसको आप रिएक्शन कराते हैं स्टीम। स्टीम मतलब क्या होता है, भाप। तो भाप किससे बनता है, पानी से। तो अगर उसको बॉयल कर दीजिएगा तो क्या उसका जो केमिकल फार्मूला है वो थोड़ी ना बदल जाएगा, वो पानी से दूसरा चीज़ तो बनेगा नहीं। तो जो स्टीम होता है, यानी कि जो वेपर होता है, वेपर का भी वही फार्मूला होता है जो वाटर का होता है। तो ये वेपर का फार्मूला है H2O। H2O का मतलब वाटर बोल सकते हैं या फिर वेपर बोल सकते हैं। तो ये हो गया, जब बहुत ही गर्म लोहा, यानी कि कोई गर्म लोहा है, हीटेड आयरन है, उसको आप वेपर के साथ रिएक्शन कराइएगा तो आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 बनता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे देखिए जो Fe है, Fe को रिएक्शन कराया गया भाप के साथ में, H2O के साथ में, तो Fe3O4 बनाया गया और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुआ है। इसको बैलेंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे समझिएगा, हम यहाँ पे बैलेंस करने के लिए समझा रहे हैं। अब देखिएगा ये जो Fe है इसको रिएक्शन कराया गया H2O के साथ में रिएक्शन कराया गया, तो क्या बनाया ये बनाया Fe3O4 और प्लस में क्या निकला था, H2 गैस निकला था। और अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे Fe कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे Fe तो सिंगल है ना, तो आप इसको 3 यहाँ लगा दीजिए, तो Fe 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि O कितना दिख रहा है, तो O यहाँ पे 4 है, लेकिन इस H2O में O कितना है, तो 1 ही है, तो यहाँ पे आप 4 लगा दीजिए, तो O क्या हो गया, यहाँ के आकर के 4 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये 4 इसमें से भी तो मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि पहले से हाइड्रोजन 2 था और 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 दूना 8 हो गया, तो आप यहाँ 4 लगा दीजिए, यानी कि ये भी 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन 8 हो गया, आयरन 3 और यहाँ भी आयरन 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास।
आप कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट आसानी से मिलता रहे।